एक तरफ भूख से बिलखती मासूम औलाद की चीखें और दूसरी तरफ अपना तख्त बचाने के लिए तड़पता हुआ जालिम सुल्तान। जब बाप ने चंद सिक्कों के बदले अपने लख्त ए जिगर को अजनबी के सुपुर्द किया तो वो नहीं जानता था कि ये बच्चा किसी महल की आसाइशों में नहीं बल्कि दरिया की गहराइयों में मौत के हवाले किया जा रहा है। क्या एक बाप की मजबूरी का फायदा उठाकर सुल्तान अपनी सल्तनत बचा पाएगा, या दरिया की लहरें तकदीर का कोई ऐसा फैसला लिखेंगी जिससे तख्त पलट जाएगा? तो दोस्तों, यहां से तकदीर का खेल शुरू होता है। तो क्या वो बच्चा बच जाएगा या कुदरत फिर उसे एक और मौका देगी? बादशाह सलामत, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, और आज की रात सितारों की चाल ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला है जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया है। शाही महल के सबसे ऊंचे और तारीक मीनार पर खड़े बूढ़े नजूमी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके सामने रखे पुराने अस्तुरलाब और सितारों के नक्शों पर एक अजीब सी सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। सुल्तान शहरयार, जिसकी सल्तनत की सरहदें समंदरों से टकराती थीं और जिसके खजानों में दुनिया जहान के हीरे जवाहरात भरे थे, गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। साफ साफ कहो नजूमी, ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरी तकदीर में? क्या कोई दुश्मन मुझ पर हमला करने वाला है? नहीं मेरे आंखा, दुश्मन बाहर से नहीं आएगा। नजूमी ने घबराते हुए कहा, आज रात आपकी सल्तनत के सबसे गरीब और पसमानदा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है। सितारों का इल्म चीख चीख कर कह रहा है कि उस बच्चे की किस्मत इतनी ताकतवर है कि आपका ये तख्त, आपका ताज और वो खुफिया शाही खजाना जिसका राज सिर्फ आप जानते हैं, वो सब कुछ आपकी नस्ल के बजाय उस गरीब बच्चे के नसीब में लिख दिया गया है। इसकी निशानी ये है कि उसके दाएं कंधे पर एक चमकते हुए सितारे का पैदाइशी निशान है। यह सुनकर सुल्तान शहरयार का रंग पीला पड़ गया, लेकिन वो एक जालिम होने के साथ साथ एक इंतहाई शातिर हुक्मरान भी था। उसका मानना था कि खून बहाने से बगावतें जन्म लेती हैं। वो तलवार से नहीं, दिमाग से खेलता था। मैं तकदीर को मात दूंगा और वो भी बगैर एक कतरा खून बहाए, सुल्तान ने पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ कहा। उसी रात शदीद तूफान और गरज चमक के बीच सुल्तान शहरयार ने एक आम ताजिर का भेस बदला और अकेला ही घोड़े पर सवार होकर उस गरीब गांव की तरफ निकल पड़ा। नजूमी की बताई हुई निशानियों के मुताबिक उसे वो टूटी फूटी झोंपड़ी मिल गई जहां एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी भूख से निढाल बैठे थे और उनके पास एक नौजायदा बच्चा पुराने कपड़ों में लिपटा सो रहा था। सुल्तान ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर उसने लकड़हारे के सामने खालिस सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली रख दी। मैं एक बेऔलाद ताजिर हूं, सुल्तान ने झूठ बोलते हुए कहा। मैंने सुना है तुम्हारे यहां बेटा हुआ है और तुम्हारे पास उसे खिलाने को रोटी भी नहीं है। ये सोना रख लो, इससे तुम अपनी पूरी जिंदगी शहजादों की तरह गुजार सकते हो। बदले में ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे महलात की जिंदगी दूंगा। गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी ने सोने की थैली देखी तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उन्होंने बोझल दिल के साथ वो बच्चा उस अजनबी ताजिर के हवाले कर दिया। सुल्तान ने बच्चे को उठाया और वहां से निकल गया, लेकिन उसका इरादा बच्चे को किसी महल में ले जाने का नहीं था। वो सीधा शहर के बाहर बहने वाले काले दरिया के किनारे पहुंचा। ये दरिया अपनी तुंद ओ तेज लहरों और गहराई के लिए मशहूर था। सुल्तान ने अपने घोड़े की जीन से संदल की लकड़ी का एक मजबूत संदूक उतारा जिसके अंदर नर्म रुई बिछी थी। उसने सोते हुए बच्चे का दायां कंधा चेक किया। वहां वाकई एक सितारे का निशान मौजूद था। सुल्तान के होंठों पर एक जालिमाना मुस्कुराहट उभरी। उसने बच्चे को संदूक में रखा, ढक्कन को मजबूती से बंद किया जिसमें हवा के लिए बारीक सुराख मौजूद थे, और संदूक को दरिया की बिफरी हुई लहरों के हवाले कर दिया। अब देखते हैं तेरी किस्मत तुझे कैसे बचाती है। अगर पानी तुझे निगल गया तो ये तेरा नसीब, और अगर नहीं तो नामुमकिन है कि तू जिंदा वापस आकर मेरा तख्त छीन सके। सुल्तान ने कहकहा लगाया और महल की तरफ लौट गया। वो मुतमिन था कि उसने तकदीर का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे खुदा रखे उसे कौन छके। 14 साल गुजर गए। सुल्तान शहरयार अपनी सल्तनत पर गुरूर से हुक्मरानी कर रहा था। उसे वो रात भूल चुकी थी। एक दोपहर सुल्तान अपने वजीरों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में अचानक एक ऐसा खौफनाक और गर्द आलूद तूफान आया कि सुल्तान का घोड़ा बिफर गया और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। रास्ता भटकते भटकते शाम के वक्त वो एक सरसब्ज वादी में पहुंचा
जहां दरिया के किनारे एक बहुत बड़ी आटे की चक्की लगी हुई थी और एक आलीशान हवेली बनी थी। सुल्तान ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मुस्कुराता हुआ खुशहाल शख्स बाहर आया जो उस चक्की का मालिक था। उसने सुल्तान को एक मुअज्जज मेहमान समझकर अंदर बुलाया, बेहतरीन खाना पेश किया और इज्जत से बिठाया। तुम्हारी चक्की और हवेली देखकर लगता है तुम पर खुदा की खास मेहरबानी है, सुल्तान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। चक्की के मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब मेरी मेहनत का फल नहीं जनाब, ये उस बच्चे के कदमों की बरकत है जिसे मैंने 14 साल पहले इसी दरिया से एक लकड़ी के संदूक से निकाला था। जब से वो बच्चा मेरे घर आया है, मैंने जिस मिट्टी को हाथ लगाया वो सोना बन गई। उसकी किस्मत इतनी तेज है कि वो जो बात कह दे वो पूरी हो जाती है। मैंने उसका नाम अयान रखा है। लकड़ी का संदूक, दरिया, 14 साल। सुल्तान के हाथ से चाय का प्याला गिरते गिरते बचा। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़कने लगा। अयान बेटा, जरा मेहमान के लिए ताजा फल तो लाना, चक्की के मालिक ने आवाज दी। अंदर से एक 14 साला इंतहाई खूबसूरत रोशन चेहरे वाला लड़का फलों की टोकरी उठाए बाहर आया। जैसे ही अयान ने टोकरी मेज पर रखी, उसकी कमीज का गला थोड़ा सा खिसका और सुल्तान की सांसें हल्का में अटक गईं। लड़के के दाएं कंधे पर वही चमकते हुए सितारे का निशान साफ नजर आ रहा था। सुल्तान का दिमाग सुन्न हो गया। तकदीर ने उसके साथ कितना भयानक मजाक किया था। जिस दरिया को उसने मौत का पयाम्बर समझा था, उसने उस बच्चे को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि शाहाना अंदाज में पला बढ़ा। नजूमी की पेशीन गोई सच साबित हो रही थी, लेकिन सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं था। उसका शैतानी दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस बार उसने तलवार की बजाय कलम से वार करने का फैसला किया। सुल्तान ने चक्की के मालिक से कहा, यह लड़का वाकई बहुत होनहार है। मैं शहर का एक बहुत बड़ा अमीर हूं और खलीफा के दरबार में मेरा उठना बैठना है। मैं चाहता हूं कि यह लड़का मेरा एक इंतहाई खास खत लेकर आज रात ही शहर जाए और शाही महल के काजी के हाथ में दे। इस खत के पहुंचने पर काजी इस लड़के को इतना बड़ा इनाम देगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। चक्की का मालिक और अयान ये सुनकर बेहद खुश हुए। सुल्तान ने अपनी जेब से एक शाही कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा, फिर उस पर लाख पिघलाकर अपनी अंगूठी की शाही मोहर लगा दी। लड़के को यह मालूम नहीं था कि इस खत में इनाम का नहीं बल्कि उसकी मौत का परवाना लिखा था। सुल्तान ने खत में लिखा था, काजी, ये खत लाने वाले लड़के को फौरन बगैर कोई सवाल किए शहर की सबसे गहरी और तारीक काल कोठरी में कैद कर दो। उसे कभी सूरज की रोशनी न मिले, ये मेरा शाही हुक्म है। अयान ने वो बंद खत खुशी खुशी अपनी जेब में रखा और उसी वक्त अपना घोड़ा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा फैल चुका था। सुल्तान अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि इस बार खत सीधा काजी के पास जाएगा और लड़का हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। अयान को शदीद नींद आने लगी। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और पुरअसरार खानकाह बनी हुई थी। वो घोड़े से उतरा, अंदर गया और खत वाली कमीज सिरहाने रखकर गहरी नींद सो गया। रात के तीसरे पहर जब हर तरफ उल्लुओं की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, खानकाह के एक तारीक कोने से एक साया नमूदार हुआ। वो साया बिल्कुल खामोशी से सोते हुए अयान के करीब आया। उसकी नजर उस शाही मोहर वाले खत पर पड़ी। उस पुरअसरार साये ने आहिस्ता से खत उठाया, इंतहाई महारत से उसकी लाख की मोहर को बगैर तोड़े गर्म करके खोला और खत पढ़ने लगा। खत पढ़ते ही साये की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। जालिम बादशाह, तू तकदीर से खेलने निकला है, लेकिन तू नहीं जानता कि यह खत अब इस लड़के की मौत का नहीं बल्कि तेरे जवाल का रास्ता बनेगा। साये ने सरगोशी की। उस पुरअसरार शख्स ने जेब से एक नया कागज निकाला और सुल्तान की लिखाई की बिल्कुल हूबहू नकल करते हुए एक नया खत लिखना शुरू कर दिया। वो पुरअसरार साया कौन था? उसने नए खत में काजी को क्या शाही हुक्म लिखा जिसने अगले दिन पूरे शाही महल में भूचाल लाकर रख दिया, और अयान की किस्मत उसे किस अनोखी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। खानकाह के उस तारीक कोने में वो पुरअसरार साया अब चांद की हल्की सी रोशनी में आ चुका था। वो कोई चोर या डाकू नहीं था बल्कि एक दरवेश था जिसकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा उसकी बरसों की रियाजत का सबूत दे रहा था।
ये दरवेश दरअसल उसी बूढ़े नजूमी का शागिर्द था जिसने 14 साल पहले बादशाह को सितारों का हाल बताया था। वो जानता था कि बादशाह इस मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो बरसों से एक साए की तरह इस बच्चे की हिफाजत कर रहा था। दरवेश ने बादशाह के लिखे हुए मौत के परवाने को चूल्हे की आग में डालकर राख कर दिया। फिर उसने अपने कशकोल से एक इंतहाई पुराना और कीमती शाही कागज निकाला। दरवेश के हाथ में कलम था और वो जानता था कि खलीफा के दरबार की लिखाई और बादशाह की तहरीर की हूबहू नकल कैसे की जाती है। दरवेश ने बादशाह की लिखाई की बिल्कुल वैसे ही नकल करते हुए एक नया खत लिखा जिसके अल्फाज तारीख का रुख मोड़ने वाले थे। मेरे सबसे वफादार काजी, ये खत लाने वाला लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि मेरा इंतहाई खास और चुना हुआ वारिस है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरा ये शाही और हतमी हुक्म है कि इस खत के मिलते ही बगैर कोई सवाल किए मेरी इकलौती बेटी शहजादी गुल रुखन का निकाह इस नौजवान से कर दिया जाए। इसे शाही लिबास पहनाया जाए और मशरिकी खजाने की चाबियां इसके हवाले कर दी जाए। अगर मेरे वापस आने तक इस हुक्म पर अमल न हुआ तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। खत लिखने के बाद दरवेश ने एक इंतहाई बारीक सुई को गर्म किया और बादशाह के पुराने खत से उतारी गई लाख की शाही मोहर को पिघलाकर इतनी महारत से इस नए खत पर चिपका दिया कि दुनिया का तेज तरीन जौहरी भी ये नहीं बता सकता था कि ये मोहर खोली गई है। दरवेश ने खत वापस अयान की कमीज की जेब में रखा, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और अंधेरे में यूं गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ अयान बेदार हुआ। उसने जल्दी से अपना घोड़ा तैयार किया और बगदाद के अजीम शहर की तरफ चल पड़ा। दोपहर तक वो शहर के वस्त में वाक़े काजी के आलीशान दरबार में पहुंच चुका था। काजी एक इंतहाई मगरूर और सख्त गिर इंसान था। जब अयान, जो कि एक आम से देहाती लिबास में था, दरबार में दाखिल हुआ तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। मुझे काजी साहब को एक इंतहाई जरूरी खत देना है, अयान ने मासूमियत से कहा। काजी ने दूर से इस गरीब लड़के को देखा तो हिकारत से बोला, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, ये कोई खैरात का लंगर नहीं है। लेकिन जैसे ही अयान ने जेब से खत निकाला और उस पर लगी सुर्ख लाख की शाही मोहर चमकी, काजी के तोते उड़ गए। वो मोहर सिर्फ सुल्तान की थी। काजी फौरन अपनी कुर्सी से उठा, भागता हुआ आया और कांपते हाथों से खत लेकर उसे चूमा और आंखों से लगाया। काजी ने जल्दी से मोहर तोड़ी और खत पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखें खत की सतरों पर दौड़ रही थीं, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ता जा रहा था। उसने हैरत से कभी खत को देखा और कभी उस भोले भाले लड़के को जिसके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ था। तुम कौन हो नौजवान? काजी की आवाज कांप रही थी। अयान ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, जी मैं तो चक्की वाले का बेटा अयान हूं। मुझे एक अमीर ताजिर ने यह खत देकर भेजा था कि इसे पहुंचाने पर मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। काजी का शातिर दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने सोचा, सुल्तान यकीनन कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चल रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने होने वाले दामाद को एक गरीब का भेष पहनाया है ताकि दुश्मनों को इसकी भनक न पड़े। सुल्तान की चालों को समझना मेरे बस की बात नहीं, मुझे बस खामोशी से हुक्म बजा लाना है। ऐ पहरेदारों, काजी की गरजदार आवाज गूंजी, जल्दी करो, इस खुश नसीब नौजवान को शाही हमाम में ले जाओ। इसे रेशम और कमखवाब का लिबास पहनाओ, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दो। आज रात शहजादी गुलरुख का निकाह है, यह सुल्तान का फरमान है। अयान हक्का बक्का रह गया। लेकिन मेरा इनाम? काजी साहब, मैं तो सिर्फ एक खत लाया था, मेरी कोई शादी। खामोश, बादशाह का हुक्म पत्थर पर लकीर है, काजी ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या कोई ख्वाब देख रहा है। उसे शाही हमाम में नहलाया गया, हीरों जरा लिबास पहनाया गया और हाथी पर बिठाकर शाही महल ले जाया गया। शहजादी गुलरुख, जो अपनी खूबसूरती और अक्ल में बेमिसाल थी, इस अचानक फैसले पर सख्त हैरान थी। लेकिन जब उसने अपने वालिद के दस्तखत और मोहर वाला खत देखा तो उसने खामोशी से सर झुका दिया। रात के वक्त शाही महल में चरागां किया गया, पूरे शहर में गरीबों को अशरफियां बांटी गईं और काजी ने खुद अयान और शहजादी गुलरुख का निकाह पढ़ा दिया। अयान की किस्मत उसकी सोच से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। 3 दिन बाद सुल्तान शहरयार अपने घोड़े पर सवार तकब्बुर से सीना ताने
शहर के मरकजी दरवाजे में दाखिल हुआ। उसे पूरी उम्मीद थी कि शहर में सो का समा होगा और वो गरीब लड़का जिसकी तकदीर उसकी सल्तनत छीनने वाली थी काल कोठरी में सड़ रहा होगा। लेकिन शहर का मंजर देखकर सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई। पूरा शहर रंग बिरंगी झंडियों से सजा हुआ था। लोग गलियों में मिठाइयां बांट रहे थे और ढोल बज रहे थे। सुल्तान का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। उसने जल्दी से एक राहगीर को रोका और गुस्से से पूछा, ये किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है बेवकूफ? राहगीर ने पहचाने बगैर खुशी से जवाब दिया, अरे आपको नहीं मालूम? 3 दिन पहले सुल्तान सलामत ने एक इंतहाई खूबसूरत और नेक नौजवान को अपना दामाद चुन लिया है। वो महल में शहजादी गुलरुख के साथ तख्त पर बैठा है। हम तो उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं। ये सुनना था कि सुल्तान को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसकी सांस रुकने लगी। खून के घूंट पीता हुआ वो पागलों की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा शाही दरबार पहुंचा। दरबार का दरवाजा जोर से खुला। सुल्तान की आंखें खूंखार दरिंदे की तरह सुर्ख हो रही थीं और सामने शाही तख्त पर सोने का ताज पहने वही चक्की वाले का लड़का अयान इत्मीनान से बैठा था। उसके दाएं कंधे पर पड़ी रेशमी चादर से वो सितारे का निशान अभी भी हल्की सी झलक दिखा रहा था। काजी ने सुल्तान को देखते ही दौड़कर उसके कदम चूमे। मुबारक हो जिल्ले इलाही, मैंने आपके फरमान पर मिनो अन अमल कर दिया है। आपका चुना हुआ दामाद तख्त पर बराजमा है। और उसने वो खत सुल्तान के सामने कर दिया। सुल्तान ने वो खत देखा। अपनी ही मोहर, अपनी ही लिखाई की निखुंत बेऐब नकल देखकर उसका दिमाग चकरा गया। वो समझ गया कि कोई उसके साथ एक बहुत भयानक और शातिराना खेल खेल रहा है। वो उस लड़के को वहीं खड़े खड़े कत्ल करवा सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो पूरी आवाम और दरबार में उसका मजाक उड़ता कि बादशाह पागल हो गया है, जिसने पहले खुद खत भेजा और अब दामाद को मार रहा है। सुल्तान को अपनी इज्जत बचानी थी। सुल्तान ने अपनी तमाम तर नफरत को एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अयान के पास आया और सबके सामने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। मेरे बेटे, सुल्तान की आवाज में शहद जैसी मिठास और झर जैसी काट थी। तुम वाकई मेरी बेटी के लायक हो, लेकिन हमारे शाही खानदान की एक बहुत पुरानी रस्म है। जो भी इस खानदान का दामाद बनता है उसे अपनी बहादुरी और अकल साबित करनी होती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। अयान ने खड़े होकर अदब से सर झुकाया। हुक्म करें हुजूर, मैं चक्की पीसने वाला एक मेहनती लड़का हूं, मेहनत से नहीं घबराता। सुल्तान की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। तुम्हें मेहनत नहीं, एक सफर पर जाना है। तुम्हें कोहे तिलिस्म, जादुई पहाड़ के उस पार मौजूद उस सुनसान गार तक जाना है जहां दुनिया का सबसे नायाब सुर्ख हीरा रखा है। वो हीरा लाए बगैर तुम मेरी बेटी के साथ इस महल में नहीं रह सकते। काजी और वजीर ये सुनकर सदमे से कांप उठे। कोहे तिलिस्म के गार तक जो भी गया आज तक जिंदा वापस नहीं आया। वो गार खूंखार दरिंदों, गहरी खाइयों और ऐसे नजर के धोखों से भरा हुआ था जो इंसान को पागल कर देते थे। सुल्तान ने एक ऐसा जाल फेंका था जिसमें न कोई तलवार उठनी थी, न कोई खून का कतरा सुल्तान के हाथ पर लगना था, और वो लड़का खुद अपनी मौत के मुंह में जा रहा था। अयान के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी किस्मत के इस नए और शायद आखिरी इम्तिहान को कबूल कर लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसे अकेले बगैर किसी फौज के इस खौफनाक सफर पर निकलना था। लेकिन सुल्तान नहीं जानता था कि जब तकदीर किसी पर मेहरबान हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। अयान जब कोहे तिलिस्म के दामन में पहुंचा तो उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सूरज की पहली किरण कोहे तिलिस्म की स्याह चट्टानों पर पड़ी तो यूं लगा जैसे पूरा पहाड़ किसी पुरअसरार आग में सुलग रहा हो। अयान अकेला इस खौफनाक और वीरान वादी में खड़ा था। उसके सामने पहाड़ के सीने में तराशा गया एक इंतहाई बुलंद और भारी पत्थर का दरवाजा था, जिस पर कोई कुंडा या ताला नहीं था। यही वो गार था जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अयान ने घोड़े की लगाम एक पुराने दरख्त से बांधी और दरवाजे के करीब गया। इस पत्थरीले दरवाजे पर कदीम जबान में कुछ अल्फाज कुंदा थे और उन अल्फाज के नीचे पत्थर के 3 खाली प्याले बने हुए थे। अल्फाज कुछ यूं थे, ऐ मौत की वादी में कदम रखने वाले, ताकत और तलवार यहाँ रेत से ज्यादा कमजोर हैं। ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा
जो इन 3 प्यालों में वो 3 नायाब चीजें भरेगा। पहली वो जो नजर नहीं आती मगर सबको जिंदा रखती है। दूसरी वो जो आसमान से गिरती है मगर जमीन की प्यास बुझाती है। और तीसरी वो जो इंसान मुट्ठी में तो भर सकता है मगर रोक नहीं सकता। अयान कोई जंगजू नहीं था, बल्कि एक चक्की वाले का सीधा साधा मगर इंतहाई ज़हीन बेटा। उसने बचपन से चक्की के पहिए को पानी और हवा से घूमते और मिट्टी को गंधुम उगाते देखा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। कोई और होता तो इस पहेली को पढ़कर घबरा जाता, लेकिन अयान के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। ये तो बहुत आसान है, अयान ने खुद से कहा। वो आगे बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और पहले प्याले के करीब जाकर जोर से फूंक मारी। वो जो नजर नहीं आती मगर जिंदा रखती है, हवा। फिर उसने अपनी कमर से बंधी छागल, पानी की मश्क खोली और दूसरे प्याले में ताजा पानी उंडेल दिया। वो जो आसमान से गिरती है और प्यास बुझाती है, पानी। और आखिर में उसने नीचे झुककर जमीन से एक मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे तीसरे प्याले में डाल दिया। वो जो मुट्ठी में तो आती है मगर रेत की तरह फिसल जाती है। वक़्त और मिट्टी। जैसे ही रेत तीसरे प्याले में गिरी, पूरे कोहे तिलिस्म में एक हल्का सा झलझला आया। सदियों से बंद वो भारी पथरीला दरवाजा किसी गैबी ताकत के जोर से बगैर किसी आवाज के 2 हिस्सों में बंट गया और गार का रास्ता खुल गया। अयान की जहानत ने पहला और सबसे बड़ा मरहला बगैर तलवार उठाए पार कर लिया था। वो गार के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर ऐसा था कि दुनिया का बड़े से बड़ा लालची इंसान भी वहां अपने होश खो बैठता। यह गार सराब था। घार के अंदर मीलों तक सोने के पहाड़, चमकते हुए हीरे, नायाब जवाहरात और हाथी दांत के ढेर लगे हुए थे। इन जवाहरात की चमक इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया रही थीं। लेकिन अयान ने एक इंतहाई खौफनाक चीज नोट की। इन सोने के ढेरों के बीचों बीच पत्थर के मुजस्समे बने खड़े थे। ये मुजस्समे उन बादशाहों, वजीरों और जंगजुओं के थे जो इससे पहले इस घार में आए थे। उनके चेहरों पर लालच और खौफ जमा हुआ था। वो सब सोना समेटते समेटते खुद पत्थर बन चुके थे। गार में एक पुरअसरार और गूंजती हुई आवाज उभरी। खुश आमदीद ए मौत के मुसाफिर, तेरे सामने दुनिया जहान की दौलत है। तू जितना चाहे सोना उठा ले, लेकिन अगर तूने इस गार से वो चीज उठाई जो तेरी जरूरत से ज्यादा है, तो तू भी इन मुजस्समों की तरह हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। तुझे सुर्ख हीरा चाहिए तो ढूंढ ले इसे सोने के समंदर में। आवाज बंद हो गई। अयान जानता था कि ये उसके लालच का इम्तिहान है। उसे चक्की वाले बाप की नसीहत याद आई। बेटा, सोना कभी पेट नहीं भरता और लालच इंसान की रूह को पत्थर कर देता है। अयान ने इन चमकदार हीरों और सोने के पहाड़ों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो जानता था कि असल सुर्ख हीरा इन ढेरों में नहीं हो सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गार के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पहुंचा। वहां अंधेरा था और एक पुरानी सी लकड़ी की मेज पर मिट्टी से अटा हुआ एक छोटा सा लाल पत्थर रखा था। इस पत्थर में कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल आम सा लग रहा था। अयान समझ गया कि असल हीरा यही है। जैसे ही उसने इस मिट्टी भरे सुर्ख हीरे को हाथ लगाया, गार में एक तेज रोशनी फैली और वो सारा सोना, वो जवाहरात और वो पत्थर के मुजस्समे 1 सेकंड में धुएं की तरह गायब हो गए। वो सब सिर्फ नजर का धोखा था। सुर्ख हीरा अब अयान की मुट्ठी में चमक रहा था। लेकिन कहानी का असल मोड़ तब आया जब अयान ने उस लकड़ी की मेज को देखा जिस पर हीरा रखा था। मेज के नीचे एक खुफिया दराज थी। अयान ने दराज खोली तो उसमें चमड़े पर लिखा हुआ एक इंतहाई कदीम शाही खत मौजूद था। अयान ने वो खत खोला। ये खत इस सल्तनत के सबसे पहले और आदिल बादशाह का था जिसने ये गार बनवाया था। खत में लिखा था, जो भी मेरा सच्चा और खुश नसीब वारिस इस हीरे तक पहुंचने में कामयाब होगा, वो जान ले कि मौजूदा तख्त पर बैठने वाला शख्स गासिब और जालिम है। मेरे सच्चे वारिस की निशानी ये है कि उसके दाएं कंधे पर सितारे का निशान होगा। ये सुर्ख हीरा उसी वक्त अपनी असली ताकत दिखाएगा जब जालिम बादशाह अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि वो कौन है और बादशाह उसे क्यों मारना चाहता था। उसने वो खत एहतियात से अपने लिबास के अंदर छुपाया, हीरा जेब में डाला और गार से बाहर निकल आया। उसकी किस्मत ने मौत के जाल को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। अगले दिन की दोपहर शाही दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। सुल्तान शहरयार तख्त पर इंतहाई पुरसुकून और मगरूर अंदाज में बैठा था।
उसने दरबार में जश्न का ऐलान कर रखा था, क्योंकि उसे यकीन था कि अयान कोहे तिलिस्म में पत्थर बन चुका होगा या दरिंदों का शिकार हो गया होगा। अचानक दरबार के भारी दरवाजे खुले। सुल्तान के होंठों की मुस्कुराहट वहीं जम गई। उसके हाथ तख्त के हथों पर इतनी सख्ती से कसे गए कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सामने से अयान बिल्कुल सही सलामत एक शाहाना मुस्कुराहट के साथ दरबार में दाखिल हो रहा था। पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। अयान चलता हुआ तख्त के करीब आया और उसने अपनी जेब से वो चमकता हुआ नायाब सुर्ख हीरा निकालकर बादशाह के कदमों में रख दिया। झिल्ले इलाही, आपका हुक्म पूरा हुआ। कोह ए तिलिस्म ने आपके दामाद को सलामत वापस भेज दिया है। अयान ने अदब से सर झुकाया, मगर उसकी आंखों में अब वो पुराना भोलापन नहीं था। वजीर और काजी हक्का बक्का रह गए। ये एक मौजज़ा था। सुल्तान शहरयार का दिमाग गुस्से और खौफ से फटने लगा। उसका हर वार उल्टा पड़ रहा था। वो जान गया था कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है और तकदीर पूरी तरह उसकी पुष्ट पनाह है। लेकिन जालिम बादशाह अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने फौरन अपने चेहरे पर एक झूठी खुशी तारी की और तख्त से उठकर अयान को गले लगा लिया। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, तुमने वाकई खुद को शहजादी के लायक साबित कर दिया है। लेकिन सुल्तान ने एक बार फिर अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल किया और पूरे दरबार को मुखातिब करके बोला, मेरे वारिस बनने के लिए सिर्फ बहादुरी नहीं, अक्ल सलीम की भी जरूरत है और इसका फैसला आज इसी दरबार में होगा। सुल्तान ने काजी को इशारा किया। पहरेदार एक इंतहाई बोसीदा लिबास में मलबूस, आंखों से अंधे और बूढ़े शख्स को दरबार में ले आए। बूढ़े के हाथ में लकड़ी का एक खाली संदूक था। अयान, बादशाह की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। यह शहर का सबसे उलझा हुआ मुकदमा है। इस बूढ़े का दावा है कि इस संदूक के अंदर इसकी जिंदगी भर की कमाई यानी सोने के सिक्के मौजूद हैं जो इसे दिखाई नहीं देते। मगर इसके सगे भाई का कहना है कि यह संदूक पिछले 10 साल से खाली है। दोनों कस्में खा रहे हैं, कोई गवाह नहीं है और संदूक पर कोई ताला नहीं लगा। बादशाह ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अयान को देखा। अगर तुम वाकई मेरे तख्त के सच्चे वारिस हो तो आज तुम्हें इस मुकदमे का फैसला करना होगा, और अगर तुमने गलत फैसला किया या सच का पता ना लगा सके तो तुम्हें उसी वक्त गद्दार करार देकर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि तख्त किसी बेवकूफ के हवाले नहीं किया जा सकता। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये कोई बहादुरी का नहीं, खालिस्तन दिमाग का खेल था। एक ऐसा अंधा मुकदमा जिसमें कोई सबूत नहीं था, उसे बगैर किसी गवाह के कैसे सुलझाया जा सकता था। बादशाह ने अयान को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया था जहां मौत यकीनी थी। अयान ने मुड़कर उस अंधे बूढ़े और उसके खाली संदूक को देखा। उसके जहन में गार्ड से मिला हुआ वो खत गूंजने लगा। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अयान, जो अब महज एक चक्की वाले का बेटा नहीं बल्कि शहजादी का शौहर और बादशाह का उम्मीदवार था, उस अंधे बूढ़े और उसके चालाक भाई के सामने खड़ा था। बादशाह शहरयार तख्त पर टेक लगाए जहरीली मुस्कुराहट के साथ अयान की मौत का इंतजार कर रहा था। संदूक अब बिल्कुल खाली था, कोई गवाह नहीं था और अंधा बूढ़ा रो रो कर कस्में खा रहा था कि उसने 10 साल पहले इसमें 100 सोने के सिक्के रखे थे, जबकि उसका सगा भाई पूरे एतमाद से कह रहा था कि ये बूढ़ा पागल हो गया है, ये संदूक हमेशा से खाली था। अयान ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और लकड़ी के उस पुराने संदूक को अपने हाथों में उठा लिया। उसने संदूक को चारों तरफ से देखा, उसे सूंघा और फिर बूढ़े से पूछा, बाबा जान, 10 साल पहले जब आपने वो सोने के सिक्के इस संदूक में रखे थे तो क्या वो किसी कपड़े या चमड़े की थैली में बंद थे? बूढ़े ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं मेरे बेटे, मुझे थैली पर भरोसा नहीं था। मैंने वो 100 के 100 सिक्के खुले ही संदूक के लकड़ी वाले फर्श पर बिछा दिए थे। मैं अंधा था, रोजाना संदूक में हाथ डालकर उन्हें छूता था ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मेरी जिंदगी भर की कमाई महफूज है। अयान के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने अचानक संदूक को जमीन पर रखा और अपने लिबास से एक इंतहाई तेज धार खंजर निकाला। दरबार में मौजूद पहरेदार चौकन्ना हो गए, लेकिन अयान ने खंजर किसी पर नहीं उठाया। उसने झुककर खंजर की नोक से संदूक के अंदरूनी निचले हिस्से फर्श की लकड़ी को जोर जोर से खुरचना शुरू कर दिया। लकड़ी का बारीक बुरादा उड़ने लगा। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? बादशाह गुस्से से चिल्लाया। लकड़ी खुरचने से सोना नहीं निकलेगा। झिल्ले इलाही, सब्र कीजिए,
सोना नहीं निकलेगा, मगर सच जरूर निकलेगा। अय्यान ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया। अय्यान ने खुरची हुई लकड़ी का बुरादा और धूल एक चांदी के प्याले में इकट्ठी की। फिर उसने शाही खादिम से कहा कि एक प्याले में तेज गर्म पानी और शाही बावर्ची खाने से खालिस सिरका लाया जाए। जब दोनों चीजें आ गईं, तो अय्यान ने गर्म पानी और सिरके को उस लकड़ी के बुरादे वाले प्याले में डालकर तेजी से हिलाया। पूरे दरबार की सांसें रुकी हुई थीं। काजी, वजीर और खुद बादशाह अपनी जगह से उठकर देखने लगे कि अय्यान आखिर साबित क्या करना चाहता है। अय्यान ने प्याला उठाया और दरबार के उस हिस्से में ले गया जहां रोशनदान से सूरज की तेज रोशनी सीधी फर्श पर पड़ रही थी। उसने वो प्याला रोशनी की किरण के बिल्कुल नीचे रख दिया। काजी साहब, जरा करीब आकर इस पानी की सतह को गौर से देखिए। अय्यान की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। काजी ने आगे बढ़कर पानी में झांका और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके मुंह से हैरत की एक जोरदार चीख निकल गई। या खुदा, ये कैसे मुमकिन है? गर्म पानी और सिरके ने लकड़ी के बुरादे को नीचे बिठा दिया था, लेकिन पानी की सतह पर इंतहाई बारीक सुनहरी झर्रात तैर रहे थे जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमक रहे थे। अय्यान ने मुड़कर उस चालाक भाई की तरफ देखा जिसके चेहरे का रंग अब मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था। सोना बहुत भारी होता है, अय्यान ने पूरे दरबार को मुखातिब करते हुए कहा। जब 100 सोने के सिक्के 10 साल तक बगैर किसी थैली के एक खुरदरी लकड़ी के संदूक में पड़े रहे और एक अंधा शख्स रोजाना अपने खुरदरे हाथों से उन्हें टटोले, तो सोने की रगड़ से इंतहाई बारीक झर्रात लकड़ी के मसामों, पोर्स में फंस जाते हैं। ये चमकते हुए जर्रात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 10 साल तक इस संदूक में सोना मौजूद था, और चूंकि बाबा जान के साथ इस घर में सिर्फ उनका भाई रहता था, तो चोर कोई और नहीं, ये खुद है। वो चालाक भाई ये साइंसी और अक्ली कमाल देखकर इतना खौफजदा हुआ कि वो सीधा अय्यान के कदमों में गिरकर रोने लगा। मुझे मुआफ कर दो, मुझसे शैतान ने लालच करवा दिया था। सोना मैंने ही चुराया है और मेरे घर के पिछवाड़े में दफन है। पूरे दरबार में तालियों और वाह वाह की गूंज उठ गई। काजी ने हैरत से अय्यान का हाथ चूम लिया। यह ऐसा फैसला था जिसने बगदाद की तारीख के सबसे बड़े काजियों को भी मात दे दी थी, लेकिन तख्त पर बैठे सुल्तान शहरयार का दिमाग गुस्से से फट रहा था। उसकी आखिरी और सबसे शातिराना चाल भी इस गरीब लड़के की अक्ल के सामने रेत की दीवार साबित हुई थी। सुल्तान का सब्र जवाब दे गया। वो अपने उसूल भूल गया। उसका तकब्बुर पागलपन में बदल गया। खामोश! सुल्तान की दरिंदों जैसी गरजदार आवाज से पूरा महल लरज उठा। सुल्तान ने अपनी तलवार मियान से निकाल ली। ये लड़का कोई इंसान नहीं, ये एक जादूगर है। इसने अपनी जादूगरी से मेरे दरबार को अंधा कर दिया है। मैं इसे अपना वारिस नहीं मानता। ऐ पहरेदारों, मैं तुम्हारा बादशाह शहरयार तुम्हें हुक्म देता हूं कि उसी वक्त इस तख्त के सामने इस गद्दार का सर कलम कर दो। दरबार में कोहराम मच गया। शहजादी गुलरुख महल की बालकनी से ये मंजर देखकर चीख पड़ी। दर्जनों मुसल्लाह पहरेदार अपनी नंगी तलवारें लेकर अय्यान की तरफ बढ़े। अय्यान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा तक नहीं था। उसे कोहे तिलिस्म के गार से मिलने वाले उस पुराने खत के अल्फाज याद आए। ये सुर्ख हीरा उसी वक्त अपनी ताकत दिखाएगा जब जालिम बादशाह अपना आखिरी और नाइंसाफी पर मबनी फैसला सुनाएगा। रुक जाओ! अय्यान की एक पुरजलाल आवाज ने सबके कदम वहीं जकड़ ली। अय्यान ने सुकून से अपना दायां हाथ अपने लिबास के अंदर डाला और वो मिट्टी से अटा हुआ सुर्ख हीरा निकालकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसी लम्हे अय्यान ने अपने दाएं कंधे से कमीज का कपड़ा थोड़ा सा पीछे हटाया। उसके कंधे पर मौजूद सितारे का पैदाइशी निशान अब महज एक निशान नहीं था, बल्कि उसमें से एक अजीब सी नूरानी चमक निकल रही थी। फिर अय्यान ने वो पुरअसरार खत अपनी जेब से निकाला और काजी की तरफ उछाल दिया। काजी साहब, ये इस सल्तनत के सबसे पहले और सच्चे बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन की शाही मोहर और उनकी अपनी तहरीर है। इसे बुलंद आवाज में पढ़िए। काजी ने कांपते हाथों से वो पुराना चमड़े का खत खोला। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। मैं सल्तनत का बानी ये वसीयत करता हूं कि मेरा सच्चा वारिस वो होगा जिसके दाएं कंधे पर सितारे का निशान होगा, और जो शख्स इस वक्त तख्त पर बैठा है वो बादशाह नहीं बल्कि एक गासिब है जिसने मेरे बड़े बेटे को रात के अंधेरे में झड़ देकर तख्त पर कब्जा किया है।
सुल्तान शहरयार के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये सच था, 14 साल पहले शहरयार ने अपने सगे बड़े भाई को धोखे से मरवाकर तख्त छीना था, और उसका वो भतीजा जिसे उसने संदूक में डालकर दरिया में फेंका था, वो कोई और नहीं, वो अय्यान ही था। ये झूठ है, ये खत जाली है, मार दो इसे, सुल्तान शहरयार पागलों की तरह चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि कोई पहरेदार आगे बढ़ता, अय्यान की मुट्ठी में दबे सुर्ख हीरे ने अपना मोजज़ा दिखा दिया। हीरे से एक इंतहाई तेज सुर्ख रोशनी निकली जो सीधी दरबार की छत पर पड़ी। इस रोशनी ने हवा में एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ नक्शा बना दिया। ये नक्शा इसी पुराने शाही खजाने और सल्तनत के असल वारिसों का था, और रोशनी के बीचों बीच अय्यान का चेहरा दमक रहा था। ये कोई जादू नहीं था, ये इस सल्तनत के बानी की तरफ से बनाई गई एक कदीम निशानी थी जो सिर्फ सच्चे खून के लम्स से जागती थी। फौज का सिपह सालार जो अब तक खामोश खड़ा था, सब कुछ समझ गया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, आगे बढ़ा और अय्यान के कदमों में अपना सर झुका दिया। असल बादशाह जिंदाबाद, सिपह सालार ने नारा लगाया। उसे देखते ही काजी, वजीर और दरबार के तमाम पहरेदारों ने अपनी तलवारें फेंकी और अय्यान के सामने घुटनों के बल बैठ गए। सुल्तान शहरयार अब अकेला खड़ा था, उसका कोई हामी नहीं बचा था। उसने जिस तकदीर को खून बहाए बगैर अपने शातिर दिमाग से हराने की कोशिश की थी, उसी तकदीर ने उसकी हर चाल को उसके गले का फंदा बना दिया था। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो अपने ही तख्त की सीढ़ियों पर बेबसी से गिर पड़ा। बगैर कोई तलवार चलाए, बगैर खून का एक कतरा बहाए, अय्यान ने सल्तनत वापस ले ली थी। अय्यान चलता हुआ शहरयार के पास आया। उसकी आंखों में कोई इंतकाम नहीं था। तुमने मेरी जान लेने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूं। एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुआफी होती है। मैं तुम्हें मौत नहीं बल्कि शहर बदर जलावतनी की सजा देता हूं। आज के बाद तुम इस सल्तनत की मिट्टी पर कभी कदम नहीं रखोगे। शहरयार को शाही लिबास से महरूम करके एक आम फकीर के कपड़ों में उसी वक्त सल्तनत से बाहर निकाल दिया गया। वो गरूर जो आसमान से बातें करता था, आज खाक में मिल चुका था। उसी दिन अय्यान के सर पर शाही ताज रखा गया। उसने चक्की वाले को अपना खास वजीर बनाया। दरवेश नजूमी जो हुजूम में खड़ा मुस्कुरा रहा था, ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और खामोशी से वापस जंगल की तरफ लौट गया। अय्यान और शहजादी गुल रुख ने बरसों तक इस सल्तनत पर राज किया। उनके दौर में कोई गरीब भूखा नहीं सोया और किसी जालिम की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी कमजोर पर आंख उठाकर भी देख सके। और यूं एक गरीब लकड़हारे के घर पैदा होने वाले, दरिया की लहरों में बहने वाले और चक्की की मिट्टी में पलने वाले खुश नसीब बच्चे ने साबित कर दिया कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि इंसान ख्वाह कितना ही शातिर और ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर को नहीं बदल सकता। बादशाह ने बच्चे को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश ने अय्यान को तख्त तक पहुंचने का रास्ता फराहम कर दिया। जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल जेड डब्ल्यू वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हो। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।